चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। यस बच्चों, कि क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, तो बच्चों फर्स्ट कंपाउंड है आपका OF2। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है आपका OF2, इसके साथ ये जो ऑक्सीजन के साथ मैंने फ्लोरीन डिफाइन किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जैसे मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन ClO2 के बारे में, मैं पूछूं आपसे I2O5 के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं पूछता हूँ सपोज CO2 के बारे में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बोलते हो कि सारे के सारे आपके ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑक्साइड्स हैं। ठीक, लेकिन जो ऊपर वाला एलिमेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको फ्लोरीन भी दिख रहा है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे हम फ्लोराइड बोले कि ऑक्साइड बोले, या फिर इस केस को भी अपन नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग एज ए सफिक्स हम लोग क्लोराइड वर्ड यूज करें सफिक्स में, या फिर हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड यूज करें। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? यस। तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम लोग करते हैं यहाँ पे डिफाइन कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे दो एटम है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहले में समझो यहाँ पे फ्लोरीन है। तो आपको पता है कि फर्स्ट कंपाउंड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है ऑक्सीजन से। जरा इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे बताओ बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आप बताओ मुझे। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन देके रखा है आपका, जो ऑक्सीजन के साथ मैंने बाकी जो हेलोजेंस लगा के रखे, क्लोरीन है, आयोडीन, आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन की अधिक होगी सर क्लोरीन से। मैं इसके बारे में पूछूं तो भी आप बोलोगे कि ऑक्सीजन की अधिक है आयोडीन से। मैं CO2 के बारे में पूछूं तो भी बोलोगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है आपके कार्बन से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैक्सिमम है, ठीक है, उस वो बेटा जो आपका एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट आपका एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, और उसके प्रीफिक्स में लास्ट में बेटा क्या होगा? IDE। ठीक है, IDE आपका वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है OF2, तो जरा इसका नाम कोई बताएगा मुझे क्या होना चाहिए? क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इट इज ए फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन? क्या बोलूं में से? क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, हाँ क्या बोलूं मैं? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलूं? क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। किसी ने बोला है फ्लोरो डाइऑक्साइड। हाउ? अरे बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो सफिक्स में आता है। सफिक्स का इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, हम इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हाँ, इंग्लिश समझ में कम आती है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, जो बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो बाद में कौन सा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आपका बाद में लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन, हाँ, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, बिल्कुल, ये किसी ने बहुत ही सही आंसर किया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये समझ में आ गया इसका नाम, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन क्यों पहले आया, फ्लोरीन क्यों बाद में आया? रीजन क्लियर? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। परफेक्ट, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसके बाद जो मैंने दे रखा है ClO2, इसका नाम क्या होगा बताओ मुझे? इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लोरीन डाई ऑक्साइड। क्या सभी लोग एग्री कर रहे हो? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए बच्चों क्लोरीन। दिस इज एक्चुअली ए क्लोरीन, ठीक है, डाई ऑक्साइड। इसका नाम होगा क्लोरीन डाई ऑक्साइड। इसी तरीके से हम I2O5 के बारे में बात करें, इसका नाम क्या होना चाहिए? आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। परफेक्ट, इसका नाम क्या होना चाहिए? आयोडीन पेंटा ऑक्साइड। और लास्ट वाले का नाम तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही इजी है, समझ में आ गया कि OF2 में हम लोग वहां पे ऑक्साइड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन कंपैरिजन में, तो वहां पे बोलेंगे हम तो वहां पे हमारा जो नाम हो जाएगा, दिस इज ए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। परफेक्ट, ये समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर? बहुत इजी था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों
ऑक्सी हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी ऑक्सी हैलाइड्स। तो ऑक्सी हैलाइड्स को समझते हैं। तो पहले जरा यहाँ पे आप देखो कि ऑक्सीजन तो ऑक्सी हैलाइड बनाता नहीं है, ये बात समझ लो। ऑक्सीजन तो ऑक्सी हैलाइड बनाता नहीं है, लेकिन जो हमारा सल्फर है एंड सेलेनियम, ये दोनों इजिली फॉर्म करते हैं ऑक्सी हैलाइड्स, करेक्ट। अब इन ऑक्सी हैलाइड्स जब फॉर्म हो जाएंगे सल्फर के सेलेनियम के, तो इनका एक स्पेसिफिक कॉमन नेम होता है। ये कॉमन नेम से बहुत कॉल किए जाते हैं, जहां पे इसका कॉमन नेम, फर्स्ट कॉमन नेम होता है बच्चों थायोनाइल। ठीक है, फर्स्ट कॉमन नेम इज थायोनाइल। ठीक है, थायोनाइल आपको ध्यान रखना है। और सेकंड ये तो सल्फर का होगा आपका थायोनाइल, एंड सेलेनियम का क्या होगा? सिलीनियम का हम क्या बोलेंगे बताओ मुझे? सिलीनियम के ऑक्सियल हाइड्स को हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम में? दिस इज सेलेनाइल। ठीक है, सेलेनाइल हैलाइड, ये इसका नाम होगा। सेलेनाइल हैलाइड इसका नाम होगा। ठीक है, ये कॉमन नेम है, आपको ध्यान रखने हैं। सल्फर का ऑक्सी हैलाइड थायोनाइल से यूज किया जाएगा। ठीक है, थायोनाइल हैलाइड बोलेंगे। और यहाँ पे आपके सिलीनियम का होगा तो सेलेनाइल हैलाइड इसको हम लोग बोलेंगे। जिससे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है SOF2। ठीक है, नेक्स्ट में एग्जांपल दो इसका सल्फर का ही SOCl2। ठीक है, इसका ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में यूज करते हैं SOCl2 का। नेक्स्ट है आपका SOBr2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात जब एल्कोहल्स वगैरह आते हैं तो वहां पे इनके यूज करने को मिलता है उन चैप्टर्स में। सेलेनियम की बात करते हैं तो SeOF2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा मैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट XeOCl2, नेक्स्ट है आपका SeOBr2। एक बार ऑर्गेनिक पे गया ना तो फिर वहीं खो जाऊंगा मैं, फिर बाहर लौट के नहीं आऊंगा, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया है, पता नहीं मुझे ऑर्गेनिक पसंद ज्यादा है ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका नाम कैसे ले सकते हैं। चलो इसका नाम बताओ मुझे, SOCl2 का नाम क्या होगा? प्रीफिक्स में क्या आएगा? थायोनाइल। प्रीफिक्स में क्या आएगा? थायोनाइल। थायोनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? थायोनाइल ब्रोमाइड। इसे क्या बोल सकते हैं? थायोनाइल फ्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलो इसके बारे में बात करते हैं। SeOBr2 को तो इसको बोलेंगे सेलेनाइल हैलाइड। समझ में आ रहा है? सेलेनाइल हैलाइड। अब हैलाइड में क्या? ब्रोमीन है, तो सेलेनाइल ब्रोमाइड। इसका सेलेनाइल क्लोराइड, इसका क्या होगा? सेलेनाइल फ्लोराइड होगा। ये कुछ नोमेनक्लेचर है, समझ लो। नोमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके नीट के अंदर इस नोमेनक्लेचर को समझो, ऑब्जर्व करो इसे अच्छे से। ठीक है, चलो यस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, रिएक्शन के बारे में। एक क्वेश्चन आता है SOCl2 के साथ अगर बच्चों मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहा हूं, मैं थायोनाइल क्लोराइड को मैं बेटा हाइड्रोलिसिस कराना चाह रहा हूं, तो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर यहां से आपका बनना चाहिए बताओ? SOCl2 अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा? कोई बताएगा मुझे? रिएक्शन बहुत ही इजी है, बिल्कुल। देखो भाई, ये सल्फर है ना, 6 वैलेंसी होती है, आपको अच्छे से पता है। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, इसके पास एक ऑक्सीजन है ना, तो डबल बॉन्ड ओ आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें आपको और क्या दिख रहा है? हाँ, एक आपको दिख रहा है यहाँ से लोन पेयर, तो वो एज इट इज बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। इसके सामने लेके आ जाओ आप वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज ए डाइपोल फेस H+NOH-। ठीक, बस यहाँ पे कंबाइन कर दो। तो इसका एक इजी मेथड आपको मैं बता देता हूँ। आप वाटर मॉलिक्यूल से लिखना कैसे है, तो यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H। ठीक है, बस इजी ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक तो HCl यहाँ से बन गया, एक HCl यहाँ से बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 HCl बिल्कुल इजिली मिल चुके हैं। और बीच वाला जो सेक्शन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 2 ऑक्सीजन एक सल्फर के साथ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज दी सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया हमारा आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपका HCl का फॉर्मेशन। सभी क्लियर हो गया है? बताओ जरा, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है? परफेक्ट, बताओ बच्चों। यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिखता हूं इधर, और इधर लिखूंगा मैं सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है, इसके कुछ बेसिक डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इंसेंटिव अलग अलग पॉइंट करके लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक साथ ही समझ लेता हूँ।
कि सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो सभी को पता है कि हमारा जो सल्फर है, जो ऑक्सीजन है, उसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं तो मुझे बताओ पेनल्टीमेट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के पेनल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बताओ बच्चों ऑक्सीजन में। 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। मैं अगर पूछूं सल्फर के पेनल्टीमेट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बताओ बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो केलेमिन वाला सीक्वेंस है ना, उसी के बेस पे आंसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल स्टेट के बारे में, तो आपको पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। दूसरा ऑडियोरलेस, ठीक है, ऑडियोरलेस। और लास्ट बच्चों अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस में ही होता है ना। और सल्फर के बारे में अगर बात करते हैं तो सल्फर आपको किस तरीके से मिलेगा बताओ फिजिकल स्टेट में, इसका कलर कैसा होगा सल्फर का। सल्फर का कलर होगा बच्चों, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट का, सल्फर का कलर होता है बच्चों पेल येलो कलर। और पेल येलो कलर का होता है बच्चों ये सॉलिड, ठीक है, S8 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सॉलिड येलो, पेल येलो कलर का सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टल, ध्यान रखना आपका पेल येलो कलर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम अबंडेंस के बारे में, इसकी प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है, सल्फर की प्रेजेंस बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बताओ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑक्सीजन कितनी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑक्सीजन कितनी होती है। आंसर विल बी 2 कोवैलेंसी मैक्सिमम। अगर मैं सल्फर की कोवैलेंसी की बात करूं तो कितना आंसर होगा, 6 कोवैलेंसी, ठीक, यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन विद HNO3, तो क्वेश्चन है कि HNO3 के साथ आपका क्या ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है बताओ बच्चों। HNO3 के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या आंसर बनेगा, कुछ आंसर बनेगा। ऑक्सीजन के साथ HNO3 कितना भी रिएक्शन कर ले, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन पे अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, यस। लेकिन अगर मैं यहीं पे पूछता हूं कि अगर आपके सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा HNO3, तो हमारा ये जो सल्फर है ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, बिकॉज HNO3 प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज सल्फर, तो कन्वर्ट होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड्स के अंदर, आंसर होगा आपका H2SO4। हाँ बिल्कुल सही, पहले SO3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो मीडियम है HNO3 के साथ उसका एक्वस पार्ट तो रहता ही है साथ में, इसलिए वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर, इसका नाम होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज को लेके, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर आपका था सल्फर, ठीक है, दिस इज सल्फर। तो ऑक्सीजन में नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाइड्राइड्स के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड है, तो ऑक्सीजन का जो नेचर ऑफ हाइड्राइड, उसका नेचर क्या होगा आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। ऑब्वियसली इसका हाइड्राइड क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स H2। तो ये कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल। कैसा होता है बताओ जरा, वाटर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर इट इज ए न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल लिक्विड होगा, परफेक्ट, अंडर रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। बट सल्फर की तरफ अगर चलोगे तो सल्फर में आपको मिलता है इसका हाइड्राइड H2S, और H2S बच्चों कैसा है, न्यूट्रल है या एसिडिक है, कैसा है बताओ, या बेसिक है, इट इज एसिडिक, ठीक है, दिस इज एसिडिक गैस। तो ये एसिडिक गैस आपको मिलेगी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स होगा हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज न्यूट्रल एंड हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं बोलूंगा H2S रूम टेम्परेचर पे बच्चों क्या होगा, एसिडिक गैस की फेज में मिलेगा। लेकिन H2S में सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है लाइक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है, मिलती है तो बहुत लेस मिलती है, इसको हम बिल्कुल नलीफाई कर देते हैं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा मिलता है डायटोमिक फेज के अंदर O2, और ये आपको मिलता है ऑक्टाएटोमिक मतलब S8 की फेज में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन बात करूं मैग्नेटिक नेचर के बारे में, तो ऑक्सीजन का मैग्नेटिक नेचर हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू MOT दिस इज पैरामैग्नेटिक। बट सल्फर की बात करते हैं तो दिस इज दी डायामैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है। सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं बचता है, वो डायामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
तो इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसा बोलते हैं कि अगर जैसे जो ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं टाइनी मैग्नेट की तरह, ठीक है। अगर वो किसी, जैसे कल एक मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ पोल से अगर मैं पास करा रहा होता हूँ, तो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन शो होता है, रिपल्शन शो होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या शो होना चाहिए, बताओ बच्चों। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊंगा, पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिसके पास प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अगर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊंगा, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये आपका यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होना चाहिए, बताओ बच्चों। अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, देखता हूं मैं आंसर आप लोगों के। यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा है समीक्षा ने, और ओम ने लिखा है आपका डिफ्लेक्शन। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। ये तो आप यार, हम लोग कैंपल बॉन्डिंग पे चले गए हैं। हाँ, नया तो बुलाया, आपका समझ गया मुझे क्या कहना है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो यार, हम लोग कहाँ चले जाते हैं, मुझे पकड़ लिया करो। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ तक इसको हम रोक देते हैं। डाया पैरा पे बात कर रहे थे और कहाँ कहाँ चले गए। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन की को ऑब्टेंड सबसे पहले किसने किया था। तो इसमें नाम आता है बेटा आपके प्रीस्टले का। किसका नाम आता है? प्रीस्टले भाई साहब का नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने ऑक्सीजन को बच्चों ऑब्टेंड किया था, डिफाइन किया था, ठीक है। और डिफाइन करने के लिए इन्होंने बच्चों यूज की थी फायर एयर, ठीक है। फायर एयर, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे ध्यान मत दो, लेकिन जान लो हिस्ट्री है क्या, ठीक है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी। तो यहाँ पे प्रिस्टले ने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट लेवोशियर ने इसी ऑक्सीजन को डिफाइन किया था अलग तरीके से। इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी एसिड्स हैं हमारे नेचर में, जितने भी लगभग आपके 95% जितने भी एसिड्स हैं जो ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, कौन से हैं? ऑक्सी एसिड्स। तो वो ऑक्सी एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल होगी। तो ऑक्सीजन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑल एसिड्स, डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया था? लेवोशियर ने। ये नाम ध्यान रखना है। और इसी लेवोशियर थ्योरी के रिस्पेक्ट में इसी ऑक्सीजन को उन्होंने कैटेगराइज भी किया था, इसको ब्रेक भी किया था। इसमें एक पार्ट बच्चों आता है ऑक्सस। ऑक्सीजन से एक पार्ट लैटिन वर्ड है, एक वर्ड आता है आपका ऑक्सेस। ऑक्सस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एसिड। ऑक्सस का मीन होता है एसिड। और यहाँ पे एक वर्ड और आता है बच्चों, GENNAS, ठीक है, डबल एन बोल लो, ठीक है। इसका मतलब होता है मेकर। तो ऑक्सीजन का जो बेसिक मतलब आपको समझ में आया, दिस इज एक्चुअली दी ऑक्सेस एंड जेनस। ऑक्सेस का मतलब बच्चों है एसिड, और जेनस का मतलब है मेकर। तो जो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड्स को जो मेकर होते हैं, वही बेटा जो आपका एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मैंने थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दी, ऑक्सीजन के बारे में नई चीज सुनने को मिलेगी, ऑक्सीजन जेनस, करेक्ट हो गया। अब आते हैं इसकी ऑकरेंस। ऑकरेंस ऑलरेडी आपको पता है, उसमें कोई डाउट होगा नहीं। 20% बाई मास और वॉल्यूम क्या होता है? 23%। 23% बाई मास और वॉल्यूम क्या होता है? ऑक्सीजन नेचर में, एटमॉस्फेयर के अंदर 23% जो होता है वो बाई मास होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 23% बाई मास, और 21% अगर बोलते हैं तो बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक रिलेशन है। बाकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, वहां से हम लोग इसको और डिफाइन करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज बच्चों वाटर होना चाहिए, बताओ। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की जो प्रेजेंस है 70%। भाई, वेट कितना होना चाहिए? 70% और 89% क्या होना चाहिए? 71%। ओके, 71%, ठीक, करेक्ट। अब इसके बाद, क्योंकि उसमें भी आपका ऑक्सीजन है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की कहानी देखते हैं। तो ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। आप आजकल आपको पता है ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, ठीक है। मेडिकल ऑक्सीजन की, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के नहीं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, जो आपकी वाटर जो रहता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर जो रहते हैं, ठीक है, उसके साथ उसकी हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, उसको हम वेपराइज करते हैं, थोड़ा उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं
जो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन है उसमें, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अलग होती है। तो आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बना रही थी उन वो आजकल कन्वर्ट कर रही हैं मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बहुत ही इजी मेथड, पहला मेथड बच्चों में बात करूंगा फ्रॉम ऑक्साइड्स, ठीक है। और कौन से ऑक्साइड्स होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा जो भी बच्चों आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरा याद करो, मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा जो लोअर पार्ट, ध्यान दो, जो लोअर पार्ट के जो जो आपके मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर पार्ट के आपके मेटल्स होते हैं, उनके अगर बच्चों ऑक्साइड मिल जाते हैं, तो अगर उनको हीट करो तो वहां से लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है 500 पे, तो आसानी से वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जैसे मरकरी, पता है हापा मेटल्स, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे अगर हीट मिलेगी, हीट बच्चों होती है अराउंड आपकी 450 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस को समझ लो। तो नीचे आपका ये जो मरकरी है नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, अगर से हीट मिलेगी तो कन्वर्ट किस में होगा, मरकरी में कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। इसको बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 2 मरकरी, तो यहाँ से आपको क्या रिलीज हो जाएगा, आपका O2। तो हापा मेटल्स पता है, वो हापा मेटल्स की रिएक्शंस आपको बताई थी मैंने, वही यहाँ पे सीक्वेंस है। ने हाँ बिल्कुल, मेटल प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हापा मेटल्स का एग्जांपल है सिल्वर का Ag2O, अगर इसे हम हीट करेंगे तो ये भी बच्चों रिलीज करेगा आपका 2, यहाँ पे आपका तो O2 रिलीज होगा। O2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 मोल्स ऑफ सिल्वर एंड आपका O2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोअर एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर एक्टिविटी वाले जो मेटल्स है, अगर उनका ऑक्साइड्स आते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड, अगर आपके हायर, ध्यान दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हायर सीरीज में हायर जो प्रेजेंस इनकी रहती है, ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, अगर उनके ऑक्साइड्स आते हैं, क्या वो भी आपके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ध्यान दो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है, बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग का जो नेचर है, जो आयनिक प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ी सी हाई होती है। तो टेम्परेचर वहां पे लगभग आपका 600 या 650 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर को बस ध्यान नहीं देना है, ये सब के सब थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा MnO2, और इसको अगर आप हीट करोगे सीधा, तो यहाँ से बताओ बेटा क्या आंसर मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn3O4 के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा Mn3O4 प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैस हो जाएगी आपकी रिलीज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेड, लेड का ले लो Pb3O4, अगर इसे हीट करेंगे तो ये बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, PbO के अंदर कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस ये करेगा रिलीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ BaO2, क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको भी, वैसे भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यस, तो ये आपके कुछ जो आपके हायर एक्टिविटी वाले मेटल, जो हायर पोजीशन वाले हैं, उनके साथ अगर हीट करोगे तो वो भी क्या करते हैं, अपने मेटल के ऑक्साइड देते हैं। लेकिन हापा मेटल्स में क्या था बताओ मुझे, हापा मेटल्स में था मेटल निकल रहा था, ऑक्सीजन गैस निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्साइड को हीट करेंगे, हायर एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर पोजीशन वाले हैं, बहुत ऊपर वाले भी नहीं है, एल्कली मेटल्स वाले नहीं है, ठीक है, जो ऊपर आते हैं पोटेशियम सोडियम वगैरह, तो ये इनको बांध सकते हैं हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर वाले। तो ये क्या करते हैं, ये बच्चों आपके ऑक्साइड भी रिलीज करेंगे साथ में, प्लस ऑक्सीजन गैस भी आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अच्छा, डिफरेंस को समझना है, ठीक है, कहाँ पे मेटल, कहाँ पे आपके मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, अगर मैं इसका यूज करता हूं MnO2 के साथ, और यही सेम रिएक्शंस आपकी डिस्कस की गई है जेई मेंस के अंदर, ठीक है, सेम रिएक्शंस आपकी जेई मेंस में ये डिस्कस की गई है। मैं ये भी बताता हूं 2016 के अंदर यही सेम रिएक्शन डिस्कस की गई है कि कॉन्सेंट्रेटेड MnO2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं MnO2 लेके आता हूं तो हमारा आंसर क्या बनता है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली था ऑक्सीजन को डिफाइन करने के लिए कि चारों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शंस ऐसी है जो ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। तो 4 रिएक्शन रखी, तो उसमें ये रिएक्शन भी दे रखी थी बीच में। तो MnO2 के साथ यूज करते हैं हम लोग कौन, H2SO4। तो यहां से बच्चों आपकी जो रिएक्शन होती है वो क्या बनेगी, तो बताओ मुझे। MnO2 ये बेटा कन्वर्ट किस में होगा, बताओ मुझे जल्दी से।
MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnSO4 में, बिकॉज यहाँ से Mn पॉजिटिव पार्ट होगा मैग्नीज, यहाँ से सल्फेट इज नेगेटिव पार्ट, तो एक तो MnSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका एलिमिनेट होगा, और प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस आपको परफेक्टली देखने को मिलती है। सभी को समझ में आ गया है? एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं, जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जरा उसका आंसर मुझे बताना। लास्ट रिएक्शन, अगर बच्चों मैं यहाँ पे सोडियम के पेरोक्साइड को लेके आता हूँ Na2O2, और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कराऊंगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो व्हाट इज द आंसर? ये आंसर बनना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, ठीक है। इसको Na2O2 को एक नाम और कॉल करते हैं, Na2 इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम पेरोक्साइड, तो होता है, इसको अपन लोग ऑक्सोन भी बोलते हैं, ऑक्सोन इज ए कॉमन नेम, ऑक्सोन यही Na2O2 है, यही आपका पेरोक्साइड है, यस। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने ओम ने किया है, सोडियम क्या है प्लस H2O2 किया है, परफेक्ट, ओके। तो हमारा देखो देखो सभी को मैकेनिज्म पता है यार, देखो इसका इजी मेथड क्या है, इजी मेथड तो आपको देखो मैं एक बार बता देता हूँ, इजी मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, आप एक बार फिर से देख लो बच्चों। यहाँ पे सोडियम मैं ऊपर लिख देता हूँ Na2O2, समझो ध्यान से, बहुत ही ईजी है, इसको पहले लिख लो जरा बेटा। तो सोडियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे सोडियम, ठीक है। और भी इसको आप प्रॉपर तरीके से कैसे लिख सकते हो, जो मैंने अपने अपने तरीके से लिखा था कि ऑक्सीजन यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आ जाओ। तो बेटा आपको पता है कि सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के साइड में, तो हम कैसे करें? तो क्या करो, यहाँ पे OH यहाँ लगा लो, H यहाँ लगा लो, H यहाँ लगा लो, OH यहाँ लगा लो, और फिर मैंने ब्रेक किया था इस तरीके से, है ना, आपको मेथड पता होगा। तो यहाँ से ये क्या मिल गया था, एक NaOH यहाँ से मिल गया था, और एक NaOH आपको यहाँ से मिला था, ठीक है, ये ऑफलाइन सेशन में ही हुआ था। और बीच से बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आपको परफेक्ट H2O2 मिलेगा ना। क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन गैस भी देखने को मिलती है, बताओ। अगर मैं H2O2, अगर देखो मैंने वाटर लेके आया, कोई इश्यू नहीं है, हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे, दीप्ति ने बोला है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन गैस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बताओ यहाँ पे क्या बन गया है। यहाँ से आपका NaOH बन जाएगा 2 मोल्स आपका NaOH जनरेट होगा, बाकी H2O2 होगा, तो ऑक्सीजन गैस आपको कहाँ दिख रही है? कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है कि सर ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस, कुछ बच्चों ने बोली है ऑक्सीजन गैस बनेगी। हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन गैस होती है, बट कैसे होती है, तो उसी को समझाना है मुझे। देखो यहाँ पे ये जो H2O2 दिख रहा है, ये जो पेरोक्साइड है, ठीक है, ये सब अब ये जो रिएक्शंस आपको दिख रही है सोडियम वाली, तो ये आपकी एगोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जब एगोथर्मिक रिएक्शंस होती है तो H2O2 उसी टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाता है। बहुत बारी तो हम क्या करते हैं, Na2O2 को 2 मोल्स ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स इसके होते हैं, और H2O2 है उसके भी हम यहाँ पे, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स के भी हम लेते हैं 2 मोल्स, और डायरेक्ट आंसर बनाते हैं इसका कि NaOH बन गया और आपकी ऑक्सीजन गैस मिल गई, वाटर मॉलिक्यूल गायब कर देते हैं। लेकिन समझ लो यही H2O2 जो दिख रहा है, यही H2O2 ब्रेक होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। और अगर इसी Na2O2 के 1 मोल्स और एक्स्ट्रा, बिकॉज अभी एक ही मोल था, अगर 1 मोल्स और आ जाएगा तो वहां से भी आपका H2O2 बनेगा, वो भी निकालेगा H2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और दिस नेसेंट ऑक्सीजन विल कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट विल वेपराइज, वाटर मॉलिक्यूल्स विल वेपराइज, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बेटा फॉर्म कर लेगा आपका O2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है कि अगर हम Na2O2 के साथ आते हैं, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन है 2 मोल Na2O2 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो वहां पे पूरे प्रोसेस को समझो, है ना। तो यहां से आपका मिलेगा 4 मोल से NaOH, 2 मोल्स नहीं फिर 4 मोल हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल यहां से, देखो 1 मोल यहां से, 1 मोल यहां से, तो एक Na2O2 से 2 मोल मिलते हैं NaOH के, तो 2 से कितने मिलेंगे, 4 मोल मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो 4 मोल आपके NaOH बन जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन O2। तो O2 कैसे मिलेगा? H2O2 जो बनेगा वही H2 डिसोशिएट होगा, तो 2 मोल्स होंगे इसके H2O2 के, एक वाटर यहाँ पे नेसेंट, यहाँ पे नेसेंट, दिस नेसेंट, बोथ नेसेंट विल कंबाइन फॉर्मेशन ऑफ O2 ऑफ H2, जो H2 है वाटर मॉलिक्यूल दैट विल वेपराइज। तो ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो ये भी ऑक्सीजन को फाइनली रिलीज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुछ अदर सॉल्ट्स को लेकर। ये रिएक्शंस आपको मिलेंगे जरूर क्वेश्चंस में, और आप देखते इनको टिक कर लोगे, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे विद इन सेकंड। अब मैं सॉल्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो बच्चों में लेके आने वाला हूं एल्कली मेटल्स के बारे में, ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स की अगर आपकी सॉल्ट हैं, उनके साथ अगर आप हीटिंग कर रहे हो, तो वो भी बच्चों ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे
कुछ रिएक्शन में ले रहा हूं NaNO3, बताओ क्या आंसर बनना चाहिए। ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट बच्चों आपका KNO3, इसको डिकम्पोज करो, बताओ क्या आंसर बनना चाहिए, बताओ जल्दी से। फिर और रिएक्शन में लेने वाला हूँ, कुछ अदर रिएक्शन भी, जैसे K2Cr2O7 की तरफ चल रहा हूँ, K2Cr2O7, KMnO4, KClO3, इस पे क्वेश्चन है KClO3। अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पहले इनका आंसर बताओ, इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए। तो NaNO3 को अगर बच्चों हम हीट करते हैं तो यहाँ से पता है ये नाइट्रेट है ना, तो नाइट्राइट बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस निकालेगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। NaNO2 बनेगा प्लस यहाँ से निकलेगा ऊपर से ऑक्सीजन गैस। KNO3 को अगर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, KNO2 मिलेगा प्लस आपको O2 गैस मिलेगी। ये तो इजी है, नाइट्रेट को हीट करेंगे नाइट्राइट मिलेगा प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। परफेक्ट है प्राची, बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन हमारा है KMnO4 के साथ। अगर मैं K2Cr2O7 को हीट करूंगा तो इनको बेटा हाई हीट करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये कन्वर्ट किसमें होगा, याद करो K2Cr2O7 KMnO4 क्लासरूम में पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट भी बताया था KMnO4 का भी और K2Cr2O7 का भी। अब मुझे आप आंसर बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। वहां पे ऑक्सीजन गैस मैंने निकाली थी, ठीक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दे रखा है, तो क्या बनेगा बताओ मुझे। ये बनेगा, पहला आंसर याद करो K2CrO4, है ना, CrO4-2 लिखा था मैंने, ठीक है। K2CrO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा Cr2O3 बनेगा, और प्लस बेटा यहां से निकलेगी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन है K2Cr2O7 की, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर आप लोगों को याद है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं KMnO4 को, इसको KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट अगर मैं हीट करता हूं तो बच्चों यहां से आंसर क्या बनेगा, बिकॉज इट इज सॉल्ट पर टेम्परेचर हाई देना पड़ता है, क्या आंसर बनेगा बताओ मुझे। तो ये सबसे पहले बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, इसके भी रिएक्शंस मैं बता चुका हूं, K2MnO4 के अंदर कन्वर्ट होगा प्लस यहां से रिलीज होगा MnO2, यही सेम रिएक्शन डिस्कस की थी मैंने क्लास में, और बन जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसी के साथ एक रिएक्शन और आती है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है KClO3 को लेके, ठीक है। KClO3 अगर इसे अगर हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों ये प्रोड्यूस करता है अपना एक सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीजन गैस को इजीली करती हैं प्रोड्यूस। सभी को समझ में आ गया, करेक्ट है, बताओ बच्चों, यहां तक सभी क्लियर हो गया है। ओके, बिल्कुल, थैंक यू। एक रिएक्शन में बोलूंगा KClO3। KClO3 जो है ना, दिस इज KClO3 जो लिखा है मैंने, दिस इज एक्चुअली पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, लास्ट में AT आएगा, पोटेशियम क्लोरेट। और जो KCl बना है और O2 बना है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, और आपका ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है बच्चों 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आपका एक यूजुअल लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, एक लेबोरेटरी मेथड है अकॉर्डिंग टू NCERT, तो उस लेबोरेटरी मेथड को भी मैं करूंगा यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। वो तो मैंने कुछ सेक्शंस बता दिए, वो आपको ध्यान रखनी है। अब लेबोरेटरी मेथड के अंदर बच्चों हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं पोटेशियम क्लोरेट का एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड का। इसका यूज करते हैं पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 या O4, बताओ क्या होना चाहिए, KClO3 या फिर KClO4। KClO3, KClO3 आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है, पर बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब MnO2, ध्यान दो MnO2। इनका जो बच्चों रेशियो होता है वो 4:1, क्या होता है 4:1, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेबोरेटरी मेथड में अगर आपको यूज करना है तो आपका पोटेशियम क्लोरेट, हाँ बिल्कुल सही, और आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, इनका रेशियो आपको ध्यान रखना कितना होता है, 4:1 होता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो पहली स्टेप में क्या होगा वो समझो। पहली स्टेप में KClO3 को बच्चों हम लोग करते हैं हीट, तो हीट करने से प्रोड्यूस करता है यहाँ से KClO4, और प्लस प्रोड्यूस करता है बच्चों यहाँ से KCl, ध्यान दो। और ये जो आपका टेम्परेचर है दिस इज अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से बनेगा KClO4 और बनेगा आपका KCl। अब ये जो KClO4 बन चुका है, यही KClO4 बेटा फिर से हीट किया जाएगा 650 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में यहां से आंसर मिलेगा बच्चों KCl प्लस रिलीज करेगा आपका ऑक्सीजन गैस। सभी को समझ में आ रहा है, बताइए जरा, ये रिएक्शन समझ में आ रहा है। अभी आपको रिएक्शन एक बताई थी मैंने, याद करो, लास्ट रिएक्शन डिस्कस की थी मैंने, KClO3 को मैंने हीट किया था ना,
हाँ वो एवरेज वैल्यू थी 500 जो थी ना, एवरेज वैल्यू थी, वो लगभग एवरेज वैल्यू होती है। 375 यहाँ पे है, 650 यहाँ पे है, तो 500 मैंने समथिंग बोला था। तो KClO3 को अगर आप डायरेक्ट हीट करते हो, KClO3 को अगर आप डायरेक्ट हीट करते हो, तो वहां से बच्चों सीधा आंसर मिलता है KCl प्लस आपका ऑक्सीजन। वो सेम रिएक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैंने वहां पे बोला नहीं कि वो लेबोरेटरी मेथड है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि, लेकिन रेशियो इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको MnO2 यूज करते हैं, और रेशियो जो होता है वो आपका 4:1 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे हम लोग MnO2 का यूज क्यों करते हैं, बताओ बच्चों, MnO2 का हम लोग यूज क्यों करते हैं? MnO2 का हम लोग यूज क्यों करते हैं, बताओ जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परफेक्ट। अभी यहाँ पे आप ये समझो, MnO2 का यूज हम लोग इसलिए करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, लेबोरेटरी मेथड के अंदर, क्योंकि MnO2 क्या करता है, लोअर टेम्परेचर, ये 375 है ना, मैंने बोला था क्या, याद करो, 500 डिग्री सेल्सियस उस पर हीट करेंगे तो ही ये कन्वर्ट होगा। लेकिन 375 लोअर टेम्परेचर पे अगर आप लैब में बनाना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं करना चाहोगे ना, लेबोरेटरी में आप कम से कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करना चाहोगे, ठीक है, आप दिक्कत से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो लोअर टेम्परेचर पे ही आपको KClO3 से ऑक्सीजन बनने लगे, तो हम क्या करते हैं, उसके लोअर टेम्परेचर के साथ हम लोग MnO2 का यूज करते हैं। अगर आपने MnO2 का यूज नहीं किया तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। अगर MnO2 का आपने यूज किया एज ए कैटलिस्ट, तो फिर उस केस में आपको ध्यान रखना है कि लोअर टेम्परेचर पे ही KClO3 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। अगर आपने MnO2 का यूज किया तो यही MnO2 वर्क एज ए कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है? तो 250 पे भी आपका ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने लगता है। तो यही MnO2 का रोल है जिसको आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। एक पॉइंट और होता है कि MnO2 का इक्वल टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट। MnO2 का हम इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि KClO3 के साथ क्या होता है, कार्बन और कोक की कुछ कंपोजिशन होती है एज ए इम्प्योरिटी। कार्बन और कोक की कुछ इम्प्योरिटी होती है, तो उस कार्बन और कोक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए KClO3 से हम लोग MnO2 का भी यूज करते हैं। तो MnO2 क्या करता है, कार्बन और कोक को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे KClO3 पूरी तरीके से आपका क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है 100%। फिर हम रिएक्शन को कर लेते हैं। तो दो रीजन है MnO2 के। एक तो क्या है कि लोअर टेम्परेचर पे KClO3 ऑक्सीजन निकालेगा 250 पे 270 पे समथिंग, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे यूज की बात करूं तो MnO2 का इसलिए भी यूज हम करते हैं क्योंकि यहाँ से जो कार्बन कोक की इम्प्योरिटी होती है उसको ये बाहर निकलता है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है। लेबोरेटरी को पूरा मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेन। क्लियर हो गया सभी को? बताओ, समझ में आ गया होगा सभी को? यस। अब मैं बात करूंगा कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनके साथ जो एक्टिव मेटल्स बोलते हैं एस ब्लॉक वाली, उनके साथ तो रिएक्शन ये काफी फास्ट करता है। जैसे सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन आएगा तो क्या आंसर फॉर्म करेगा। मैं पूछूं कैल्शियम के साथ अगर ऑक्सीजन आएगा तो बताओ क्या आंसर फॉर्म होगा। यहीं पे मैं एक सीक्वेंस और बोलूं, ये तो आपके एक्टिव मेटल्स हैं, तो एक्टिव मेटल्स का अगर आप यूज करोगे तो वहां से रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड। तो यहाँ से बन जाएगा आपका Na2O, और यहाँ से बन जाएगा आपका कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे आपका सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, अगर ये सारे के सारे एक्टिव मेटल्स आते हैं, तो फिर अगर ऑक्सीजन की एक्सिस है, अगर ऑक्सीजन एक्सिस में सप्लाई किया गया है तो ये कंटिन्यूअस में मूवमेंट करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का ऑक्साइड फॉर्म भी होता है, पर ऑक्साइड फॉर्म भी होता है, और सुपर ऑक्साइड फॉर्म भी होता है, तो सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बेटा लाइक आपके यहाँ पे सोडियम है, लाइक आपका सोडियम है, लाइक पोटेशियम है, लाइक रुबिडियम है। अगर ये एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, तो वहाँ कंटिन्यूअस चेन आपकी फॉर्म होगी ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, पर ऑक्साइड की। तो ध्यान देना कि आपका एलिमेंट M मैंने यहाँ से ले लिया, लाइक सोडियम है, पोटेशियम, इस तरीके से, और इसके साथ में ऑक्सीजन एक्सिस में लेके आया, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट बेटा किस में होगा, M2O के अंदर। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे लिथियम की बात करें तो क्या बनेगा, Li2O, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। पहले बन गया ऑक्साइड, और फिर अगर ऑक्सीजन एक्सिस में तो फिर से ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों, परोक्साइड के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा, M2O2 बन जाएगा, दिस इज परोक्साइड। जैसे एग्जांपल की बात करो तो आपका Na2O2 टाइप आपने पढ़े हैं, तो यहां से आपका पहला क्या बना है, नॉर्मल ऑक्साइड, सेकंड आपका बन गया है पर ऑक्साइड, और फिर से अगर इसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बच्चों कन्वर्ट होगा सुपर ऑक्साइड के अंदर, यस, MO2 बना लेगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, पोटेशियम का याद होगा, KO2 पढ़ा था, रुबिडियम का पढ़ा था, RbO2 पढ़ा था,
ठीक है, और भी हमने CsO2 पढ़े थे। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, लास्ट में आपके यहाँ पे पर ऑक्साइड आपको देखने को, सुपर ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दो। नॉर्मल मेटल है, हीट किया गया, ऑक्साइड बना रहेगा। फिर से अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, पर ऑक्साइड में। फिर से ही ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, वो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सुपर ऑक्साइड के अंदर। तो इस सीक्वेंस को थोड़ा आपको समझ के रखना है। सभी क्लियर हो गया यहाँ पे, बताओ जरा, यहां तक क्लियर हो गया? यस। अब हम बात करेंगे ये रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ हमारी रिएक्शंस, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हमारी किस तरीके से दिखाई देगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यस। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो लाइक हाइड्रोजन है, लाइक नाइट्रोजन है, अगर आप मुझे आंसर करो तो क्या फॉर्म होगा। जैसे मैं लेके आया H2 प्लस ऑक्सीजन, बताओ क्या फॉर्म होगा। मैं अगर लेके आया N2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या फॉर्म होगा। नेक्स्ट है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहां से क्या आंसर बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये कुछ कॉमन रिएक्शन है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में तो क्या आंसर होगा, अगर एक्सेस सप्लाई में तो आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर मैं बोलूं P4, ठीक है, रेड आपका व्हाइट फॉस्फोरस, P4 के साथ अगर ऑक्सीजन आता है तो बताओ क्या आंसर बनेगा। ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। जल्दी जल्दी से आंसर बता दो क्या क्या होंगे। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ आप लोगों के आंसर। चलो बताओ, खतीजा बताओ क्या होना चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए। So H2O. ओके, H2O बन जाएगा, बैलेंसिंग 2 मोल्स बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 मोल्स, लेकिन H2O2 ना इजिली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है 1073 केल्विन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं, है ना, ब्रेकिंग के लिए। दूसरा है N2O2, यहाँ तो बहुत तगड़ा टेम्परेचर, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3273 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेगा बताओ, मोनो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो, या फिर यहाँ पे 2 मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स, क्योंकि दो यहाँ पे है दो यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, या मोनोऑक्साइड बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो भी सही है। सल्फर के साथ करेंगे तो सीधा कंबाइन कर जाएगा, तो बना लेगा सीधा आपका SO2, सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के साथ, अगर लिमिटेड सप्लाई है तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ मुझे, मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी एक्सेस सप्लाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। फॉस्फोरस के साथ बताओ क्या आंसर बनेगा, P4। फॉस्फोरस के साथ क्या बनना चाहिए, पेंटाऑक्साइड पढ़ाया था ना, तो P4O10, ये आपको सीधा बोलता हूँ आंसर आपका, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये डाइमर फॉर्म है P4O10, लेकिन इसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो P2O5 बिल्कुल डाइमर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ। आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन का अपना खुद का नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका ऑक्सीजन वर्क करता है, करेक्ट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जिनको इजीली क्या कर सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं NO, अगर NO के सामने ऑक्सीजन आता है तो ये कन्वर्ट किसमें करता है, NO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं HCl के साथ O2, जैसे डेकोन प्रोसेस मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या होने वाला है, दिस इज डेकोन प्रोसेस, DEACON, डेकोन प्रोसेस। डेकोन प्रोसेस भी आपके डिस्कस किया गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, डेकोन प्रोसेस भी पहचानने को आता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं HCl के साथ ऑक्सीजन, बेटा प्लेटिनम यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनम गॉग, और यहाँ टेम्परेचर होता है 1073 केल्विन। तो HCl बच्चों कन्वर्ट किस में होता है बताओ मुझे, HCl कन्वर्ट किस में होगा, Cl माइनस बच्चा क्या होगा, Cl माइनस कन्वर्ट होगा Cl2 में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और बाकी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे H2O। ठीक है, दिस इज द आंसर, डेकोन प्रोसेस, बिल्कुल डेकोन प्रोसेस यही है। HCl के साथ O2 यूज करते हैं प्लेटिनम ग्रुप के साथ। नेक्स्ट मैं पूछूं अमोनिया के साथ ऑक्सीजन, तो ये कौन सा है, मैं प्रोसेस पूरा प्लेटिनम लिख देता हूँ, टेम्परेचर यही है जो ऊपर वाला 1073। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा बताओ, पढ़ चुके हैं ओसवाल्ड प्रोसेस, याद करो बच्चों, OSTWALD, ओसवाल्ड प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ओसवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया
के साथ अगर मैं ऑक्सीजन यूज करता हूँ प्लेटिनम गॉ के साथ, टेम्परेचर है 1073 केल्विन, तो अमोनिया कन्वर्ट किस में होता है बच्चों, NO में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज ओसवाल्ड प्रोसेस। एक और बच्चों प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपके मैं SO2 के साथ अगर ऑक्सीजन लेके आता हूं, और यहाँ बच्चों कैटलिस्ट होता है आपका, कैटलिस्ट की बात करूं तो आपका ऑक्सीजन ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे मैं ओसवाल्ड प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओसवाल्ड हो चुका है। SO2 हम लोग यूज करते हैं कॉन्टेक्ट के अंदर, लेकिन कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, कैटलिस्ट में हम लोग यूज करते हैं बेरिडियम वाला यूज करते हैं ना, B2O5 समथिंग, वही तो यूज करते हैं ना। यस, अब क्वेश्चन है कि यहां से अगर ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो SO2 ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, SO3 के अंदर। तो ये आता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वो सब आपके फॉर्मेशन के आते हैं। पोस्टवाल प्रोसेस क्लियर, डेकोन प्रोसेस क्लियर, और आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी क्लियर, समझ में आ गया सभी को। ओके, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा कि अगर बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, उनके सल्फाइड, डी ब्लॉक के एलिमेंट के सल्फाइड आते हैं, अगर उनके साथ अगर मैं ऑक्सीजन का यूज करूंगा तो मुझे बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा। ये डी ब्लॉक के सल्फाइड है, उनके साथ ऑक्सीजन आएगा, तो मुझे बताओ आंसर क्या बनना चाहिए। यहां से बच्चों बनेगा जिंक ऑक्साइड, प्लस रिलीज होता है आपका SO2 गैस, ठीक है, SO2 गैस, ठीक है। बाकी आपको बैलेंसिंग पता है, हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग में कोई डाउट नहीं होगा। CH बाई कोई हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, एल्काइन या फिर आपका एल्केन, इसके सामने ऑक्सीजन कितने मोल्स होने चाहिए, तो X प्लस बाई 4 होने चाहिए। O2 के मॉलिक्यूल्स या मोल्स होने चाहिए, कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूं, तो बनेगा X मोल ऑफ CO2, जो X यहाँ पे दिख रहा है वही X मोल CO2 बनता है। बाकी आपका जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा वो हाफ बनता है ना, बाई 2, ये जो बाई दिख रहा है ना हाइड्रोजन का, तो बाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ से होता है फॉर्मेशन। तो जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर, वो सारे के सारे कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ बच्चों, है सभी क्लियर हो गया है ये सारे के सारे पॉइंट्स। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछो। निरांत, ओके, थैंक यू। चलो सभी बच्चों को थैंक यू। चलो अब यहां से मैं कुछ बात करूंगा कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर। तो केमिकल बिहेवियर के ऊपर हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स हैं बच्चों, वो बेसिकली पहला आता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो इनका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से होगा, किन किन एलिमेंट्स के साथ होगा, तो आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड बच्चों जितने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जितने होते हैं वो सारे के सारे बच्चों आपके वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल पूछूं, चलो आप आंसर करना मुझे, ठीक है, थोड़ी देर चलो एक डिस्कशन करते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। यस, पहला क्वेश्चन होगा मेरा समीरा आपसे, ठीक है, बताना अगर मैं N2O5 को यूज करता हूं वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या आंसर बनेगा, बताओ। N2O5 के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का यूज करूंगा तो आंसर क्या बनेगा, सभी लोग निकाल सकते हैं, आंसर भी करो, लेकिन मेरा आंसर है समीरा से। बताओ, माइक ऑन करो, बताओ क्या होना चाहिए आंसर N2O5 के साथ वाटर मॉलिक्यूल में। HNO3, ओके, यहाँ पे आंसर किया है HNO3। अगर मैं यहाँ पे लिखूं N2O3, बताओ निरंत, आप बताओ क्या आंसर बनेगा, इससे आंसर क्या बनना चाहिए N2O3 से, क्या बनना चाहिए, HNO2, बिल्कुल सही। यहां से क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होने वाला है, वो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से SnO2, बताओ जरा, SnO2 के सामने वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो आंसर क्या बनेगा, बताओ चलो। SnOH4। हाँ, क्या बनेगा बेटा, SnOH4। SnHO4, OH O3 आना चाहिए कि O4, क्या आना चाहिए मुझे ये बताओ, पूरा पूरा प्रोसेस बताओ क्या होना चाहिए। अरे सीधा इससे कंबाइन हो जाएगा ना ये SnO2 के साथ, तो ये बना लेगा H2SnO3 ना, ठीक है, H2SnO3 का फॉर्मेशन करेगा ये।
SnO2 के सामने। और अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन दूं आपको Mn2O7, इसके सामने वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो बताओ क्या आंसर बनेगा? Mn2O7 के सामने याद है परमैंगनेटिक एसिड डिस्कस किया था क्लास में, HMnO4 याद है ना, HMnO4 यहीं से बनता है, Mn2O7 को वाटर मॉलिक्यूल डालने पे बिल्कुल HMnO4 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं CrO3 के सामने, CrO3 के सामने वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, ये सब याद बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे आपको, प्रैक्टिस में इतनी कराऊंगा कि सब कुछ याद हो जाएगा। CrO3 के सामने वाटर मॉलिक्यूल, तो ये भी पढ़ा था क्रोमिक एसिड, याद करो H2CrO4 याद है क्या, H2CrO4 ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अभी किसी एक बच्चे ने आंसर किया था कि सर HNO2 भी बनेगा, HNO3 भी बनेगा। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब हम यूज करते हैं NO2, ये ध्यान दे लो, अगर मैं NO2 यूज करता हूं 2 मोल्स NO2 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपके बनते हैं दोनों एसिड एक साथ। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्लास में कराया था, HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा। ठीक है, HNO2 और HNO3 दोनों ही बनता है, बिल्कुल हाँ करेक्ट है, ये परफेक्ट है, समझ में आ गया? ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो आपको ऑलरेडी हो गई थी, वही मैंने बताई। अच्छा, कुछ और रिएक्शंस मैं पूछता हूं, जैसे SiO2 के सामने अगर NaOH आएगा, बताओ क्या आंसर बनेगा? बताओ आंसर, ये एक्वस मीडियम होगा, कोशिश करो आंसर बताओ। अगर मैं B2O3 के सामने लेके आता हूं NaOH, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? मैं लेके आता हूं P4O10, इसके सामने NaOH, पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में होना चाहिए जो ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन का, हो चुका है, तो सिलिकॉन के साथ अगर ऐसे ही O2 के सामने मैं यूज करता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लैग वगैरह में आती है ये। नेक्स्ट है SO3 के सामने अगर मैं यूज करता हूं PbO, तो आंसर क्या बनेगा? ये सारे के सारे हम लोग लगभग एसिडिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हीं का रिवीजन हो रहा है, सब ये उन्हीं का ही रिवीजन है। तो बताओ जरा फर्स्ट में आंसर क्या बनना चाहिए? ऐसे ही O2 के सामने अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे NaOH, तो यस Na2SiO3 बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, शादी आपने भी किया है, यस बिल्कुल सही, Na2SiO3 मैकेनिज्म के थ्रू आपने किया होगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, प्लस आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बताओ B2O3 के साथ क्या बनेगा? B2O3 के साथ Na3BO3 बनेगा, बिल्कुल सही, बाकी रिलीज हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं P4O10 के साथ अगर मैं NaOH लेने वाला हूं, तो बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनना चाहिए? Na3PO4 है ना, फॉस्फेट वाला सेक्शन, और प्लस आपका यहां से रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन के साथ अगर मैं CaO यूज करूंगा, बताओ ये तो आपका क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, एसिडिक नेचर, ये आपका बेसिक नेचर को शो करेगा, एसिड बेस सेक्शन, और स्लैग बनता है, स्लैग में आपको पढ़ा चुका हूं, तो स्लैग बच्चों क्या बनेगा? यहां से बन जाएगा SCaSiO3। दीप्ति आपको पता होगा, मेटलर्जी में डिस्कस किया था, और यहाँ पे इन बच्चों को भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेक्शन में, सिलिकॉन में, याद करो सिलिकॉन में डिस्कस किया था मैंने, तो ये स्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही इंप्योरिटीज को लेकर बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है SO3 के सामने PbO यूज किया है, तो यहां से बन जाता है PbSO4, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन डायरेक्ट कर लेता है। ये सारे के सारे आपके एसिटिक ऑक्साइड फिनिश हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के बारे में, तो आप समझ सकते हो ये आपका रिवीजन है। अगर आप चीजों को सॉल्व भी नहीं करोगे, तो अगर सिर्फ लेक्चर को ही अगर आप ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो, और लास्ट में आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर उसको भी देखते रहो, तो बस उतना सफिशियंट है, उतना ही करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री को, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब इसके बाद आपको पता है, अगर मैं बेसिक ऑक्साइड की बात करूंगा तो बहुत सारे बेसिक ऑक्साइड है, आप रिएक्शन कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं Na2O के सामने वाटर में रहता है NaOH बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के सामने वाटर आएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के सामने अगर H2SO4 आता है तो कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो सब के सब आपको पता है। अब मैं बात करूंगा बेसिक ऑक्साइड के बाद न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रल ऑक्साइड के अंदर पहला आपका ऑक्साइड आ जाता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है आपका CO, नेक्स्ट आता है NO, नेक्स्ट आता है N2O, जिसमें एक क्वेश्चन NO के ऊपर बनता है, आज संदेश ने डिस्कस भी किया था, एक्चुअली मैं उसको पढ़ा देता आज, ब्राउन रिंग टेस्ट था उसको मैं, टाइम कितना बचा है, ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ना है क्या? यहाँ तक ये आपका हो गया, न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रल तक मैंने बता दिया। एम्फोटेरिक के बारे में पता है? एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं बताओ? एम्फोटेरिक वाले जो आपके दोनों सेक्शन करते हैं, एसिड से करते हैं और बेस दोनों से करते हैं, जिसमें आता है जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक थोड़ा बताता हूँ, फिर बताता हूँ ब्राउन रिंग के बारे में। हाँ, जैसे आपका जिंक हो गया,
है ना, वो आपको बताया था मैंने, सीरीज क्लास में बताई थी आपके, कहाँ पे, पीरियड टेबल के अंदर डिस्कस की थी मैंने, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर ZnO Al2O3, ठीक है, BeO हो गया बेरिलियम का, ठीक है, आपका Sp2O3 हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, Cr2O3 हो गया, ये कुछ कॉमन है, ठीक है, PbO हो गया, जैसे आपका PbO2 हो गया, ये कुछ कॉमन है, बाकी आपको पता है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने एम्फोटेरिक के बारे में पहले बात कर रखी है। इनकी रिएक्शंस आपको पता होंगी, रिएक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे जिंक ऑक्साइड के सामने अगर NaOH आएगा तो क्या करेगा बताओ, Na2ZnO2 बनाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। वही ZnO के सामने HCl आएगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा डायरेक्ट, और बाकी वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको पता है, एसिड बेस दोनों से रिएक्शंस करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स हमारे मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऑक्साइड हमारे ऐसे होते हैं जो होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स ऑक्साइड्स हमारी कौन कौन से होते हैं, तो मिक्स ऑक्साइड का मतलब समझ में आना चाहिए, यहाँ पे 2 सिंपल ऑक्साइड कंपोजिशन है, 2 सिंपल ऑक्साइड होंगे उनका कंपोजिशन। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, Pb3O4 इज एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड, जहां पे मिलता है 2 मोल ऑफ PbO प्लस PbO2। ये डिस्कस करते हैं डॉक्स रिएक्शन के अंदर, जो हम निकालते हैं Pb का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, इसको डिसोशिएट करते हैं, तब वहां पे इसका आंसर निकालते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ Fe3O4, ठीक है, तो इससे बड़ा मिलता है FeO प्लस मिलेगा आपको Fe2O3, दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4। जैसे मैं बात करूं Mn3O4, तो यहां से इज इट ऑल्सो मिक्स्ड ऑक्साइड, तो यहां से मिलता है MnO प्लस मिलता है MnO2। MnO के 2 मोल्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है आपके मिक्स्ड ऑक्साइड के, जिसमें 2 सिंपल ऑक्साइड कंपोजिशन होगा। पेरोक्साइड आपको ऑलरेडी पता है, पेरोक्साइड में कोई डाउट होगा नहीं होगा, पेरोक्साइड तो आपको पहले से क्लियर है, उसमें वो भी एक टाइप होता है पेरोक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड वो भी आपको समझ में आता है। सब ऑक्साइड क्या होते हैं, सब ऑक्साइड कोई बताएगा सब ऑक्साइड मुझे, मैं सारे ऑक्साइड बता देता हूँ एक साथ में ही, बताओ सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो सब ऑक्साइड जैसा मैंने बोला था एस ब्लॉक के अंदर कि मैं ऑक्सीजन फैमिली में बताऊंगा, तो यहाँ पे सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सब ऑक्साइड्स का मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द ऑक्साइड व्हिच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, द ऑक्साइड व्हिच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड कंपैरिजन में वहां पे उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन आपका कम होना चाहिए, जो नॉर्मल वैलेंसी होती है ना, अरे एक्सपेक्टेड का मतलब नॉर्मल वैलेंसी से कम होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब ऑक्साइड। जैसे मैं क्वेश्चन दूं, जैसे C3O2 हो गया, जैसे मैं बोलूं लेड के साथ Pb2O हो गया, ठीक है, ये भी आपका सब ऑक्साइड के एग्जांपल है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे N2O, तो N2 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सब ऑक्साइड, ठीक है। तो आपके सब ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल, इसमें कार्बन का C3O2 वगैरह ये काफी पॉपुलर होते हैं। बाकी आपको पता है सुपर ऑक्साइड ऑलरेडी आपको पता है, जैसे हम बात करते हैं कि O2 के बारे में बात करते हैं, Rb2 जो हैवी एलिमेंट है, जो बड़े एलिमेंट है आपके, जिसका होता है O2-1, राइट, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सुपर ऑक्साइड्स का, जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, सिस ऑक्साइड तो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया, ठीक है। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओजोन के बारे में। अगर आप लोगों को टाइम है तो थोड़ा सा मैं आपको ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में अगर आपको सुनना है तो मैं बता सकता हूँ, फिर बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं ब्राउन रिंग, थोड़ा सा आप होल्ड करो, ठीक है, चीजें आपको यहाँ समझ में फटाफट आ जाएंगी, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट समझ लो, एक बार में समझ में आएगा, बहुत ईजी मेथड। होता कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 बीकर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से बीकर होते हैं, एक बीकर ये और एक होती है बोतल बच्चों को पता है, वो पीने वाली बोतल नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये इस तरीके से होती है, या बना लो आप, ठीक है, लग तो वैसे ही रही है, कुछ तो मिलती जुलती, ठीक। इसके अंदर ये रेड भर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब लैब में बनाओ, सुबह सुबह खाना बनाते हैं ना, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वही फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका होना चाहिए FeSO4 सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में हम भर देते हैं दूसरे कलर से, तो देखो इसमें ये येलो कलर से भर दिया मैंने NaNO3, या भर दिया मैंने KNO3। समझ लो कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ेगी लेबोरेटरी में जाने के बाद, NaNO3 की, KNO3 की, और लास्ट जो बोतल आपकी रखी हुई है इसके अंदर भर लेते हैं कुछ इस कलर से। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4, अलग अलग कलर से मैंने बता दिए।
तीन आपके यहाँ पे ये कंटेनर्स हैं इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों की पड़ती है जरूरत, इन तीनों की पड़ती है इंपॉर्टेंस। बाउंड्रिंग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। FeSO4 रिस्कली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, NaNO3 होना चाहिए या फिर KNO3 ले लो आप, और उसके बाद होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन तीनों की पड़ती है सख्त जरूरत, जो आपको समझ में आ गई। अब सुना ध्यान से, क्या होगा, होगा कुछ नहीं कि एक छोटा सा बीकर ऐसा होगा गोल सा, इसके अंदर ऊपर से हम क्या करेंगे, डाल देंगे यहाँ पे FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन इसमें हम डालेंगे और नीचे आपका ऑलरेडी प्रेजेंट होगा इसके अंदर, मान लेते हैं NaNO3 सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है, ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें FeSO4 सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अब जब ये डाल देगा तो यहाँ से कंपोजिशन मिलेगी, वो कंपोजिशन इस बीकर के अंदर ही मिलेगी। बताओ इस बीकर में क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा FeSO4 प्लस NaNO3 की कंपोजिशन होगी, परफेक्ट। और इसके साथ बच्चों पीपिट, पता है पीपिट पतली सी होती है, नली सी, आप अगर लैब में कभी गए हो तो एक पतली सी नली होती है इस तरीके से पीपेट, उसमें ऐसे 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 करते हैं, दबाते हैं, वो भर जाता है ऊपर, और उसकी बूंद डालते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग पीपिट के हेल्प से, अरे पीपिट पता है क्या, नहीं बोले क्या बोल रहे हैं, अरे पीपिट पता है क्या, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो देखो अब इसके साथ क्या होगा, जब ये रिएक्शन यहाँ परफॉर्म करेगा तो यहीं पे जो लास्ट बीकर देखना, यहाँ पे ये बीकर ऊपर ऊपर आपको यहाँ मिलेगा ब्राउन रिंग, मैंने रेड बना दिया लेकिन आप ब्राउन रिंग दिख लेना, ठीक है। तो यही मिलता है ब्राउन रिंग, बस इतनी ही कहानी है, इतनी कहानी है। बस इसकी रिएक्शंस आप देख लो, रिएक्शंस को मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी कुछ है नहीं। दिमाग में बैठ गया क्या करना है कैसे करना है, तीन चीजें समझ में आ गई, बस इसके अलावा कुछ और नहीं, इजी ट्रिक है बिल्कुल। अब रिएक्शंस पे आ जाओ, तो मैकेनिज्म को समझाना मेरा काम है, तो बस समझा देता हूँ। तो देखो मैंने लिया यहाँ पे NaNO3 पहली स्टेप में इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ध्यान दो बेटा, NaNO3 था, समझ में आ रहा है सभी को, और क्या था उसके साथ प्रेजेंट, क्या था बताओ मुझे, और FeSO4 था। तो FeSO4 के साथ H2SO4 रिएक्शन नहीं करने वाला, क्यों, वो डी ब्लॉक का सल्फेट है, डी ब्लॉक का आपका सॉल्ट है, तो सोडियम का रिएक्शन आराम से करेगा। तो NaNO3 के साथ यही H2SO4 रिएक्शन पहले परफॉर्म करेगा, और क्या बनाएगा आंसर, बताओ मुझे आंसर यहाँ से क्या बनाना चाहिए, पहली स्टेप आंसर क्या बनेगा, बताओ बेटा, NaH, यहाँ से दिस इज NaHSO4, एक कंपाउंड ये बनेगा, दूसरा बच्चों यहाँ से बन जाएगा HNO3, ठीक है, HNO3 हाइड्रोजन यहाँ से, NO3 यहाँ से, तो ये बन जाएगा HNO3 बनेगा, और यहाँ से बन जाएगा आपका दिस इज NaHSO4 पहली स्टेप के अंदर, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप समझो, सेकंड स्टेप में बताना चाहूंगा कि यहाँ से आपके HNO3 आएगा, और ये तो आपका सॉल्ट है लगभग, HNO3 आएगा, ये HNO3 बच्चों क्या करेगा, आपका डिसोसिएट होगा, सेकंड स्टेप में बात कर रहा हूँ, तो HNO3 आपका यहाँ से डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा प्रोडक्ट, वो देखो ये डिसोसिएट होगा, 2 मोल्स हम यूज करते हैं, तो यहाँ से बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल, प्लस बन जाता है 2 मोल्स ऑफ NO, और प्लस बच्चों 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, तीसरी स्टेप बच्चों कहती है कि जो FeSO4 है, अब इस FeSO4 ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो FeSO4 रिएक्शन कर नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये से करेगा रिएक्शन परफॉर्म। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस, राइट, एक ये सॉल्ट बनेगा, दूसरा बन जाएगा आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। अब ये जो Fe2SO4 बना है, अब इसी Fe2SO4 के साथ यहाँ कंबाइन कर लेते हैं NO आपका होता है न्यूट्रल लिगेंड, लेकिन यहाँ पे +1 चार्ज के साथ होता है NO, ठीक है, वैसे NO पढ़ाया था, अभी NO इज न्यूट्रल पढ़ाया था, न्यूट्रल ऑक्साइड, लेकिन अगर यहाँ पे आयरन के साथ आता है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो +1 चार्ज को होल्ड करता है, तो यहाँ से बनेगा आपका एक तो कंपाउंड, देखो ये पूरा का पूरा जब इससे कंबाइन करेगा तो यहाँ से कुछ डिस्प्लेस करता है, और पहले तो एडिशन कंपाउंड तो क्या बनेगा FeSO4.NO, ठीक है, ये भी ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम होता है आपका नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, इसी का नाम होता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, हम इसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है, वो रीअरेंजमेंट भी आपको मैं बता देता हूँ, वैसे रिएक्शन फिनिश हो चुकी है। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं ना FeSO4 को, तो बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि FeSO4 जो है वो ग्रीन बिट्रोल है, तो ग्रीन बिट्रोल का मतलब बच्चों क्या होता है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स पता है, दिस इज ग्रीन बिट्रोल। तो ग्रीन बिट्रोल अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है तो फिर आंसर कैसे बनाया जाए, तो समझो ध्यान से। तो यही ग्रीन बिट्रोल का बेटा अगर मैं यहाँ पे इसका बनाता हूँ कंडेंस फार्मूला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला, तो क्या बनता है, Fe के साथ अंदर बच्चों 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्यों होते हैं उसके पीछे रीजन में दूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर।
और 1/, देखो ये पूरा सेक्शन क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाला सेक्शन क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसके सामने बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे NO आएगा, जो आपका NO प्रोड्यूस है। अब NO इससे जैसे कंबाइन करेगा तो ये रिप्लेसमेंट होगा, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स का पार्ट होता है, यहाँ पे एक हाइड्रेशन वाला भी पार्ट होता है, जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से बाहर चला जाएगा, NO जाके यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो ये बन जाएगा Fe, यहाँ से होगा H2O5, NO आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से बाहर जाएगा, सल्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो 1 वाटर मॉलिक्यूल था वो बन जाएंगे आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या सभी को समझ में आ गया? तो यही आपके ब्राउन रिंग को रिप्रेजेंट, ये भी ब्राउन रिंग को रिप्रेजेंट करता है, कंपोजिशन है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ब्राउन रिंग। सल्फेट को बाहर निकाल दो तो बहुत बार इस पे +2 चार्ज भी लिख देते हैं, +2 चार्ज भी बहुत बार इसके ऊपर लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, समझ में आ गया? यही आपका ब्राउन रिंग है, पूरा आपका खत्म हो गया ब्राउन। बाकी इसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है बताओ? ब्राउन रिंग के अंदर आयरन आपका सेंट्रल एलिमेंट है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्वेश्चन आता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल लेना, μ = √15 होता है, आप निकालना अनपेयर्ड करके निकल जाएगा आंसर, ठीक है। और बाकी इसमें आंसर आता है इसको तो 3.87 समथिंग आपका आता है। आयरन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेना और उसके बेस पे आप सॉल्व कर लेना। वैसे आयरन का मुझे पता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, आयरन 26 होता है एटॉमिक नंबर, 26 होता है एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2 बराबर, यही है ना। 3d6 में 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले भर दो, एक फिर इधर आ जाएगा, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना, और +1 होने का मतलब एक निकाले कहां से, 4s से, 4s इज द बैलेंस सेल, 4s से निकाल देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, अब NO क्या होता है, NO कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नाइट्रोजन वाला है ना, NO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उसको पेयरिंग करेगा तो जो आपके 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो जंप करके आपके फ्रंट पे आ जाएगा, तो आयरन के साथ क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचेंगे, 4 थे ना, 3 बचेंगे अनपेयर्ड। बात मेरी समझ में आ रही है? अरे 3 बचेंगे ना, तो वही 3 यहाँ पे लिखे हैं मैंने। ये बाकी इसका हाइड्रेशन क्या होता है बताओ? इसका, इसमें जो सारे क्वेश्चन बता दिया मैंने, इसका हाइड्रेशन क्या होगा, एक S करेगा पार्टिसिपेट है, 3 P होंगे और 2 D होंगे, तो sp3d2 इज द हाइड्रेशन। समझ में आ गया? Fe+1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। चलो, ये हो गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, कितनी जल्दी हो गया, छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था।